हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शैवित शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम का मॉड्यूल डी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 26 हम पढ़ेंगे, जो कि है कंप्लायंस फंक्शन इन बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कंप्लायंस फंक्शन के बारे में पूरा का पूरा डी मॉड्यूल आपका कंप्लायंस पर ही आधारित है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस पर आधारित है। तो उसी के बारे में ही लगभग 6-7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं मॉड्यूल डी में, जिनको हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26 से। तो कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स स्ट्रक्चर। तो पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज कंप्लायंस। सबसे पहले ये समझ लीजिए कंप्लायंस होता क्या है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे फ्रेंड। कंप्लायंस मीन्स दैट अ बैंक एडहर्स टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड लॉज। कंप्लायंस का मतलब होता है कि एक बैंक जो भी रूल्स और लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करता है, वही कंप्लायंस होता है। व्हाट इज कंप्लायंस? रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना ही कंप्लायंस कहलाता है। जैसे जनरल लाइफ में बात की जाए, जब सिग्नल ग्रीन हो तभी हमें जो है रोड को क्रॉस करना चाहिए। अगर जो है रेड है तो हमें नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो जब सिग्नल ग्रीन था तभी अगर आपने रोड को जो है क्रॉस किया है, तो इसका मतलब आपने रूल्स को कंप्लाई किया हुआ है, आप रूल को फॉलो कर रहे हैं। और अगर सिग्नल रेड है उसके बावजूद अगर आप पार कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप रूल का कंप्लायंस या रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल से टर्म में, फॉलोइंग द रूल्स, रूल फॉलो करना, रूल को फॉलो करना ही कंप्लायंस कहलाता है। तो कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस, लॉ को फॉलो करना कंप्लायंस कहलाता है। कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन दैट आइडेंटिफाइज, एड्रेसेस, मॉनिटर्स, रिपोर्ट्स ऑन कंप्लायंस रिस्क टू बैंक्स बोर्ड। ये एड्रेसेस नहीं फ्रेंड्स, एसएसएस होगा। ओके, तो कंप्लायंस, पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, मतलब इसका किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। जो आपका कंप्लायंस ऑफिसर होता है या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, या आप देखोगे कि इसकी रिपोर्टिंग सीधे एमडी को होती है, और ये व्यक्ति कम से कम जीएम रैंक का अधिकारी होता है, लगभग, है ना। तो मतलब इंडिपेंडेंट होता है। कंप्लायंस डिपार्टमेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लोन हो या ना हो, तुम्हारा कस्टमर खुश रहे नाराज रहे, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। कंप्लायंस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। और कंप्लायंस क्या करता है? कंप्लायंस रिस्क के बारे में बैंक के बोर्ड को डिटेल्स देता है। कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। कंप्लायंस रिस्क कितना है, कितने अमाउंट में है, उसको एसेस करता है। कंप्लायंस रिस्क को मॉनिटर करता है और कंप्लायंस रिस्क को रिपोर्ट करता है। किसको? बैंक के बोर्ड को। आप समझिए, रिपोर्टिंग किसको हो रही है? सीधे बैंक के बोर्ड को हो रही है। नॉर्मल लोगों को, वो बोलते नहीं है ऐरू गैरू नत्थु खैरू को, किसी को भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, सीधे बैंक के बोर्ड को, कि कितना कंप्लायंस रिस्क हमारे बैंक में है, उसके बारे में डिटेल्स देने का काम करता है कौन? कंप्लायंस करता है। कंप्लायंस रिस्क में कौन कौन से रिस्क आते हैं? कंप्लायंस रिस्क में आपका लीगल रिस्क आता है, रेगुलेटरी रिस्क आता है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस आता है, या लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है। ठीक है, कंप्लायंस रिस्क में लीगल रिस्क होता है। कोई कानूनी प्रक्रिया में अगर आप फंस जाएं तो उसे लीगल रिस्क कहते हैं। जैसे अगर आपने अपने पड़ोसी को पीट दिया, जो मुकदमा हुआ, केस बना, पुलिस आई, लीगल रिस्क में आप फंसे। रेगुलेटरी रिस्क का मतलब होता है जो भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, या फिर जो है सेबी हो जाएगी आपकी कैपिटल मार्केट के लिए, जो शेयर मार्केट के लिए। तो जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। मटेरियल फाइनेंशियल लॉस मतलब, मटेरियल मतलब होता है एक्चुअल में, आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसमें भी कंप्लायंस रिस्क होता है। या आपकी रेपुटेशन जा सकती है, आपकी रेपुटेशन चली जा सकती है कंप्लायंस रिस्क की वजह से। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी बातें आपको ये इसी बारे में ही ये पूरा का पूरा लेक्चर ही है, इन्हीं बातों में ही हम डिटेल में चर्चा करने ही वाले हैं। तो नॉट टू वरी, अभी ये समझ लीजिए कंप्लायंस रिस्क में लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, आपका जो नुकसान होता है उसका अंदर रेपुटेशन लॉस, ये सभी जो है कंप्लायंस रिस्क में इन्वॉल्व रहते हैं। अ बैंक में सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स फेलियर to comply with the laws, regulations and rules, related self-regulatory organization standards and code of conduct applicable to its banking activities। तो जो बैंक होता है वो क्या होगा कि उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फेल हो जा रहा है किसमें? कंप्लाई करने में, मतलब फॉलो करने में। जो भी लॉज हैं,
जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उन सबको फॉलो करने में, उन सबको कंप्लाई करने में यदि जो है बैंक फेल हो जाता है तो उसकी वजह से बैंक को परेशानी होती है। ओके, उसके बाद में ये जो रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड, जैसे आपका होता है BCBS कमेटी हो गई है ना, या फिर जो है एक और है ये BCSBI, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपके बैंक का खुद का होता है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो यदि इन सभी चीज़ों को आप कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका बैंक सफ़र करता है। नॉट टू वरी, दोबारा करेंगे, क्लियर हो जाएगा। कंप्लायंस फंक्शन हैज़ टू इंश्योर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ, ऑब्जर्वेंस मीन्स होता है अनुपालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। कंप्लायंस फंक्शन को इंश्योर करना होता है कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऑब्जर्वेंस हो रहा है ऑफ ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो भी संवैधानिक प्रोविज़न किए गए हैं डिफरेंट कानूनों में, लेजिस्लेशन में, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बातें कही गई हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। RBI एक्ट में जो बातें हैं, फेमा एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इन सभी एक्ट में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी लेजिस्लेशन, जो भी कानून बनाए गए हैं, उनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत होती है। वही होता है कंप्लायंस फंक्शन। कंप्लायंस फंक्शन का मतलब होता है कि कंप्लायंस फंक्शन को इंश्योर करना है कि जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो भी संवैधानिक प्रोविज़न किए गए हैं, जो भी लेजिस्लेशन कानून लाए गए हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो किया। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो भी बातें हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI एक्ट कहता है अगर आपको CRR मेंटेन करने के लिए, SLR मेंटेन करने के लिए, तो आपको CRR SLR को मेंटेन करना पड़ेगा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फेमा एक्ट है आपका, अगर आप सर्टेन डॉलर अपने घर में $1000 से एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हैं, अगर ये गाइडलाइन है तो आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। यदि रखते हैं तो आप उस गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग अलाउ नहीं है और फिर भी आप हवाला वगैरह करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से आपने कंप्लायंस नहीं किया हुआ है। बैंकों में नाउ अडेज कंप्लायंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और अगर बैंक कंप्लायंस नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से उनका पेनाल्टी भी RBI के द्वारा लगाई जाती है। आपको अक्सर जो है आपके रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस से कॉल आ जाती होगी कि 300 कस्टमर है जिनकी KYC नहीं हुई है अभी तक, 300 कस्टमर की KYC नहीं हुई, आपने खाता खोला है। अब जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये है कि आप अकाउंट खोल लीजिए, उसकी KYC अगले मान लीजिए 7 डेज में आपको करनी है। यदि आप 7 डेज में उसकी KYC नो योर कस्टमर कॉन्सेप्ट को नहीं कंप्लीट करते, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो अदर रिलेवेंट डिटेल्स है उसको अगर अपलोड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपने कंप्लायंस नहीं किया। कंप्लायंस नहीं किया इसका मतलब कंप्लायंस फंक्शन यहाँ पर इंश्योर करवाएगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, तो कंप्लायंस फंक्शन का मतलब होता है जो भी एक्ट हैं, जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, एज वेल एज टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ अदर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा अगर कोई और रेगुलेटरी गाइडलाइन, रेगुलेटर ने, RBI ने कोई और गाइडलाइन अगर इशू की है तो उसको भी हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ में जो भी स्टैंडर्ड्स और कोड्स जो है, जो भी स्टैंडर्ड या कोड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे BCSBI के द्वारा, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड बताए गए हैं, IBA के द्वारा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, या FIDI के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या FIMDA होता है फ्रेंड्स आपका, FIMDA होता है, FIMMDA होता है एक्चुअल में, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अगर इनके द्वारा कोई स्टैंडर्ड या कोड जो है प्रिस्क्राइब किया गया है तो उनको हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो जैसे BCSBI कहता है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि जो कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन है तो रिटर्न कंप्लेन के अगले 15 दिन के अंदर में उसे रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस सेट की गई है, मतलब कहने का ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि कंप्लेंट को 15 दिन के अंदर में रिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए। ओके, तो उसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। जैसे ATM की फेल ट्रांजेक्शन T+5 डेज में जो है सेटल होनी चाहिए, T+5 डेज में। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट किया गया है, हमें इसको कंप्लाई करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ईच बैंक्स इंटरनल पॉलिसीज एंड फेयर प्रैक्टिस कोड, इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें तो आप करोगे ही करोगे, उसके अलावा बैंक की खुद की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, हमारी खुद की पॉलिसी होती हैं, और फेयर प्रैक्टिस कोड होते हैं, उनको भी हमें फॉलो करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो हमने इसमें देखा कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी लॉज हैं, उनको प्रॉपरली एडहेयर करना, फॉलो करना बैंक्स के द्वारा ही कंप्लायंस कहलाता है। कंप्लायंस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। इस कंप्लायंस फंक्शन का काम क्या होता है, कंप्लायंस रिस्क को पहचानना,
उसको एसेस करना, इवेल्युएट करना, उसको मॉनिटर करना, उसको रिपोर्ट करना किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बैंक के बोर्ड को रिपोर्ट करना किसको, कंप्लायंस रिस्क को। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो कंप्लायंस का उद्देश्य क्या है, कंप्लायंस रिस्क को कम से कम रखना। ओके, उसके बाद में कंप्लायंस रिस्क में आपको लीगल रिस्क भी फेस करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रिस्क भी फेस करना पड़ेगा, उसके बाद में फाइनेंशियल लॉसेस भी आपका जो होता है वो भी कंप्लायंस रिस्क की वजह से होता है, आपका लॉस ऑफ रेपुटेशन भी होगा, आपकी रेपुटेशन खो जाएगी अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं। ओके, कंप्लायंस अगर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खो जाएगी। अभी हम देख लेंगे कैसे खोएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने इसी लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद में एक बैंक जो है अगर जो भी गाइडलाइंस है उनको कंप्लाई करने में अगर फेल हो जाता है तो उसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस चीज़ को कंप्लाई करने में, जो भी लॉ रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए हैं उनको अगर फॉलो नहीं करता है बैंक तो उसकी वजह से बैंक को परेशानी होती है, सफ़र करना पड़ता है। कंप्लायंस फंक्शन का मतलब होता है, कंप्लायंस फंक्शन को इंश्योर करना होता है कि जो भी संवैधानिक प्रोविज़न किए गए हैं डिफरेंट लेजिस्लेशंस के द्वारा, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा जो भी गाइडलाइन लाई गई है, या आरबीआई एक्ट में जो गाइडलाइंस है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एक्ट है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, आरबीआई एक्ट आपका 1934 है। फेमा ये आपके बीआरबीएल में काम आ सकता है। ओके, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है आपका, ठीक है। तो इन सभी एक्ट में जो भी गाइडलाइंस लाई गई हैं उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना कंप्लायंस फंक्शन का काम होता है। इसके अलावा अगर और कोई रेगुलेटरी गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी रेगुलेटर के द्वारा लाई जाती है टाइम टू टाइम तो उसको फॉलो करना होता है। साथ ही साथ में अगर कोई स्टैंडर्ड या कोड जो है बताए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे BCSBI के द्वारा, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, या फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फिडेई के द्वारा, या फिम्डा के द्वारा, FIMDA ये होता है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर कोई कोड या स्टैंडर्ड जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो उनको भी हमें फॉलो करना होता है। साथ ही साथ बैंक की इंटरनल जो पॉलिसी होती है, इंटरनल पॉलिसी भी होंगी कि हमें जो है क्या चीज़ कंप्लाई करना है, और फेयर प्रैक्टिस कोड को भी हमें यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत होती है। जो कंप्लायंस लॉज रूल्स एंड स्टैंडर्ड जनरली कवर्स मैटर pertaining to observance of laid down rules and standard of market conduct, managing conflict of interest, treating customer fairly and ensuring suitability of the customer advice। जो भी कंप्लायंस के लॉ हैं, रूल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं वो जनरली किन मामलों को कवर करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या, जो भी रूल्स लेड डाउन रूल्स हैं या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको फॉलो करना, उनका ऑब्जर्वेंस करना, किसका, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है मार्केट कंडक्ट के लिए, जैसे मार्केट में क्या रूल चलेगा। मार्केट कंडक्ट का क्या मतलब है, एक कस्टमर बैंक के पास आता है और उसका लोन नहीं सैंक्शन होता है मान लीजिए, ठीक है, और पता चला कि यहाँ इसी बैंक की ब्रांच में दूसरे बैंक का एम्प्लॉई आकर के और यहाँ से कस्टमर को बुला करके ले जाता है कि तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारा लोन सैंक्शन कर देंगे। तो इस तरीके का कंडक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ मार्केट कंडक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी कंप्लायंस डिपार्टमेंट की होती है। उसके बाद में कस्टमर को फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में जो भी कस्टमर को सलाह दी जाए वो सुटेबल सलाह दी जानी चाहिए, इसके लिए भी रूल्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंप्लायंस के जो लॉ और रूल्स स्टैंडर्ड होते हैं वो सभी इन चीज़ों को कवर करते हैं। दे टिपिकली इंक्लूड स्पेसिफिक एरिया सच एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट, KYC नॉर्म, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड एक्सटेंड टू टैक्स लॉ रिलेवेंट टू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड एडवाइजरी टू द कस्टमर्स। तो जो कंप्लायंस के जो रूल्स रेगुलेशन या लॉज होते हैं वो कौन से एरियाज़ को कवर करते हैं, जैसे स्पेसिफिक एरिया में बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना है। KYC नॉर्म्स के लिए आपके कंप्लायंस होता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कंप्लायंस करना होता है। कोई भी व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए कैश आपकी ब्रांच में जमा करना चाहे तो क्या आप जमा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे बोलोगे कि हम 50,000 से कम 49,999 रुपये तक कैश जमा कर देते हैं। ये आपने क्या किया? ये आपने कंप्लायंस किया। किस गाइडलाइन का? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा ना मिले उसके लिए आपने इस गाइडलाइन को आगे रखा, इसका मतलब आपने कंप्लायंस किया। ओके, साथ ही साथ में जो टैक्स से रिलेटेड लॉ हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, यानी कि जो बैंक के प्रोडक्ट वगैरह बनेंगे उनकी स्ट्रक्चरिंग इस तरह से की जाएगी कि टैक्स के लॉ को हम कंप्लाई करें। ओके, अगर कोई टैक्स सेवर एफडीआर है
तो उस एफडी के अगेंस्ट में कस्टमर जो है टैक्स का बेनिफिट पा सकता है। लेकिन नॉन टैक्स एफडीआर है और उस पर वो टैक्स का बेनिफिट ले, तो एक तरीके से हमने टैक्स गाइडलाइन को कंप्लाई नहीं किया है। उसके बाद में 15G कस्टमर 15G और 15H फॉर्म आपके पास दे जाता है। 15G और 15H फॉर्म क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर की एफडी है तो 15G और H फॉर्म दे करके वो ये आपको ये कह देता है कि आप कोई टीडीएस मत काटिए, जो भी टीडीएस होगा वो मैं खुद जमा करूँगा, ठीक है। तो अगर कस्टमर यहाँ पर चाहे तो टीडीएस बाद में ना जमा करे, तो एक तरीके से ये भी एक कंप्लायंस का कंसर्न हो जाता है। साथ ही साथ में जो कस्टमर को सलाह दी जाती है, एडवाइजरी इशू की जाती है, वो भी कंप्लायंस का ही पार्ट होती है। कंप्लायंस के जो लॉ हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे प्राइमरी लेजिस्लेशन, रूल्स स्टैंडर्ड इशूड बाय लेजिस्लेटर एंड रेगुलेटर सुपरवाइजर्स, मार्केट कन्वेंशन, कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू स्टाफ मेंबर ऑफ द बैंक। जो कंप्लायंस के लॉ हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? डिफरेंट सोर्सेज, जैसे प्राइमरी लेजिस्लेशन से, संविधान सभा से जब भी कोई कानून पास हो जाता है, मतलब कहने का जैसे जब हमारी संसद कोई कानून लाती है तो प्राइमरी लेजिस्लेशन में आ जाएगा, या रूल्स स्टैंडर्ड जो कि इशू किए गए हैं लेजिस्लेटर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेटर्स या सुपरवाइजर के द्वारा जो रूल्स लाए जाते हैं, रेगुलेटर में आपका आरबीआई, सेबी, है ना, नाबार्ड, ये सब आ गए। मार्केट में क्या कन्वेंशन चल रहा है उससे भी जो है आपके कंप्लायंस के रूल्स बनते हैं। मार्केट में क्या कन्वेंशन चल रहा है, मार्केट में क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है आपका कंप्लायंस में ही आता है, स्टाफ मेंबर्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है। किसी कस्टमर के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, ओके, अच्छे से पेश आना है, उसकी बातों को सुनना है, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि मारपीट कर लेनी है, और ये बात आम पब्लिक पर भी लागू होती है, इवन वो फॉलो नहीं करते अलग बात है, बट लागू होती है। ईच बैंक फार्मुलेट्स अ पॉलिसी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन फॉर देयर स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे उसका एम्प्लॉई हो, चाहे और लोग उसमें जो भी बैंक में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब के लिए बैंक क्या करता है, हर एक बैंक अपना पॉलिसी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन बनाता है। इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द बैंक टू असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन मैनेजिंग इफेक्टिवली द कंप्लायंस रिस्क फेस्ड बाय बैंक। तो जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करे, किसमें, ताकि जो कंप्लायंस रिस्क है बैंक के द्वारा फेस किया जा रहा है उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। तो कंप्लायंस रिस्क जो कि बैंक के द्वारा फेस किया जा रहा है उसको इफेक्टिवली मैनेज करने में कौन हेल्प करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करे। द बैंकिंग लैंडस्केप इन इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली। हमारे देश में मतलब जो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। पहले हम ब्रांचेज में जाया करते थे, समय बदला है। मेरे ख्याल से हम लोग अब काफ़ी हद तक ब्रांच जाना कम कर चुके हैं। जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल कम जाती है ना। जो पिछली जनरेशन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नई जनरेशन वाकई नहीं जाती है। अब हम मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, है ना, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाटएवर जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, कोशिश ये रहती है कि ब्रांच में नहीं जाना। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारे देश में बैंकिंग का सिनारियो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। विद द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी द एंटायर इंडस्ट्री हैज़ अंडरगॉन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ चेंज द वे फाइनेंशियल प्रोसीजर आर कैरीड आउट एंड द वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाउ ऑपरेट। तो जब से टेक्नोलॉजी का उद्भव हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तब से पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। अब हम फाइनेंशियल प्रोसीजर जैसे पहले जो काम जिस तरीके से किया करते थे अब उस तरीके से नहीं करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब आकाश में कस्टमर केयर सेंटर है। पहले कस्टमर केयर सेंटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। पहले की बात करें 1960-70 में, 1960, 1970 में अब कोई कॉल वॉल करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब कस्टमर केयर सेंटर है आपके पास में, मोबाइल बैंकिंग है, ट्विटर है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, पहले ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं। द कोलैबोरेशन बिटवीन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू रेडिकल चेंज इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक साथ जब जुड़े तो उसकी वजह से बैंकिंग ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस, रेडिकल चेंजेस आ गए हैं। देखिए आपके पास में पासबुक प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं जो कि ऑटोमेटिक प्रिंट करती हैं। पहले ऐसा नहीं था। आपके पास में
बल्क नोट एक्सेप्टर मशीन्स आ गई हैं, बीएनएज आ गई हैं, जिनमें आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी कैशियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एटीएम मशीन्स हैं अब आपके पास में, आप एटीएम से पैसा निकाल लीजिए। चेकबुक डिपॉजिट मशीन्स आ चुकी हैं, चेक जा करके डिपॉजिट कर दिए, किसी से इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप देख रहे होंगे कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से बैंकिंग ऑपरेशन के हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज अ डिसरप्टिव इन्वेंशन विच विल हैव फॉर रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वर्किंग ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है? एक डिसरप्टिव इन्वेंशन है। देख लेते हैं डिसरप्टिव इन्वेंशन क्या होता है। डिसरप्टिव इन्वेंशन डिस्क्राइब्स इनोवेशन दैट मेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू अ लार्ज पॉपुलेशन। तो डिसरप्टिव इन्वेंशन का मतलब होता है ऐसा इनोवेशन जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो और आसानी से और सस्ते दाम में और ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो सकती है, तो दैट इज डिसरप्टिव इन्वेंशन। ओके, जैसे एटीएम मशीन हो गई आपकी, है ना, ये डिसरप्टिव इन्वेंशन है। क्यों? क्योंकि भाई एटीएम के आ जाने से अब संडे के दिन भी मैं पैसा निकाल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एटीएम चल रहे हैं। एक एटीएम नहीं चल रहा होगा, 10 दूसरा चल रहा होगा, तीसरा चल रहा होगा, कोई ना कोई चल ही रहा होगा, मैं वहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ। अब मैं आसानी से सर्विस को एक्सेस कर पा रहा हूँ, सस्ती भी हो गई है, अफोर्डेबल भी हो गई है और ज़्यादा लोगों को अवेलेबल भी है। ओके, तो डिसरप्टिव इन्वेंशन है। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक डिसरप्टिव इन्वेंशन है जिसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, उसका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा बैंक की वर्किंग पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वर्किंग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ने वाला है। डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज अ वे फॉरवर्ड। ट्रांजैक्शंस का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ये आगे हमको लेकर के जाएगा। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है, दिस पैराडाइम शिफ्ट हैज़ पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू द बैंक एज वेल एज रेगुलेटर। अब ये जो एक पूरी तरह से जो चेंजेज आए हुए हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, पूरी तरह से जो एकदम रिवैम्प हो गई हैं चीज़ें, उसकी वजह से चैलेंज भी आते हैं। बैंकों को भी चैलेंज फेस करना पड़ेगा, रेगुलेटर्स को भी चैलेंज फेस करना पड़ेगा। जैसे देखिए कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने की वजह से वायरस आए फ्रेंड्स, हैकिंग आई आपकी, है ना। तो अब आ तो गया कंप्यूटर, लेकिन हैकिंग भी साथ के साथ ही आ गई, तो ये एक चैलेंज है। ठीक उसी तरीके से इस पैराडाइम शिफ्ट की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस बैंकों को फेस करना पड़ेगा। आप सोचिए बैंक अपने सर्वर को कितना सिक्योर करके रखता होगा कि उसके साथ हैकिंग नहीं होती है। ओके, यही बात रेगुलेटर्स के ऊपर भी लागू होती है। आरबीआई वगैरह भी इस चैलेंज को फेस करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, ऑन द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज कंप्लायंस विच इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। और यहाँ पर जो बहुत सारे चैलेंज जो है फेस किए जा रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट की वजह से, उनमें से एक है कंप्लायंस का चैलेंज। इंपॉर्टेंट चैलेंज कौन सा है? कंप्लायंस का चैलेंज है, जो कि क्रिटिकल है किसके लिए? बैंकिंग के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम के सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब ऐसी ग्रोथ जो कि बरकरार रहे। देखिए आज आप जो है 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, कल आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, और परसों आप 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब कंसिस्टेंटली आप ग्रोथ करते रहें, भले ही कम करें। आज 1 लाख कमा रहे हैं, कल 1,05,000 कमाना शुरू किए, 10 साल बाद 1,10,000 कमाना शुरू किए, लेकिन कंसिस्टेंटली आप मतलब जो है सस्टेनेबल ग्रोथ दे पा रहे हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट चैलेंज है कंप्लायंस का भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो कंप्लायंस टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्लायंस भी एक चैलेंज आ चुका है। कंप्लायंस इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग फॉलोइंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूडिंग द वॉलंटरी वन। कंप्लायंस का मतलब होता है ऐसा एक्ट जिसमें हमें रूल्स को ऑब्जर्व करना होता है या फॉलो करना होता है। रूल्स रेगुलेशंस है ना, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, इन सबको फॉलो करना होता है। वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट को भी हमें फॉलो करना होता है या ऑब्जर्व करना होता है। इसमें जो वॉलंटरी जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उनको भी हमें फॉलो कर लेना होता है, यानी कंपलसरी नहीं है लेकिन उसको भी हमें फॉलो कर लेना होता है। तो ये बात हो गई फ्रेंड जो है। अब पूरा का पूरा मॉड्यूल डी ऐसी ही बातों से चलेगा, जैसी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि हाँ घूम घूम के ये कंप्लायंस वो कंप्लायंस, बिलीव मी सारे चैप्टर लगभग आसपास इसी के घूमेंगे। और आपको ये भी लगेगा ना कई बार हम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बुक्स हैं लिखी इसी तरह से गई हैं तो पढ़ना भी उसी तरीके से है। ओके, तो कंप्लायंस लॉ, रूल्स और स्टैंडर्ड जो है जनरली किन मैटर्स को कवर करते हैं? जो भी लेड डाउन रूल्स एंड स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना होता है, हमें ऑब्जर्वेंस करना होता है, उनका अनुपालन करना होता है। स्टैंडर्ड ऑफ मार्केट कंडक्ट को फॉलो करना होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करना होता है। कस्टमर को फेयरली ट्रीट करने का कंप्लायंस करना होता है। जो भी कस्टमर को सलाह दी जाती है वो भी सुटेबल सलाह दी जानी चाहिए, इसका भी कंप्लायंस करना होता है। कंप्लायंस जो है टिपिकली स्पेसिफिक एरिया को इंक्लूड करती है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, KYC के नॉर्म्स हो गए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गई, साथ ही साथ में
जो भी बैंकिंग के प्रोडक्ट हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग में जो टैक्स लॉज हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। कस्टमर को जो एडवाइजरी इशू की जाती है उसमें भी हमें कंप्लायंस को ध्यान में रखना होता है। जो कंप्लायंस लॉ हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये ओरिजिनेट कई तरीक़ों के सोर्सेज से होते हैं, जैसे प्राइमरी लेजिस्लेशन यानी कि प्राइमरी स्तर पर जो जैसे विधानसभा और जो है लोकसभा से जो कानून पास हो जाते हैं, या फिर रूल्स स्टैंडर्ड जो कि इशू किए जाते हैं लेजिस्लेटर के द्वारा, संविधान के द्वारा, या सुपरवाइजर के द्वारा, या रेगुलेटर्स के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन कानून लाए जाते हैं उनसे ओरिजिनेट होते हैं। मार्केट में क्या कन्वेंशन चल रहा है उससे ओरिजिनेट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो कि स्टाफ मेंबर्स पर बैंक के एप्लीकेबल होता है। तो इन सभी जगहों से आपके जो कंप्लायंस के लॉ, रूल्स और स्टैंडर्ड हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। हर एक बैंक जो है पॉलिसी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन फार्मुलेट करता है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। ओके, यहाँ पर जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्प करे टॉप मैनेजमेंट को किस काम में, कंप्लायंस रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। और कंप्लायंस रिस्क कौन फेस कर रहा है? बैंक फेस कर रहा होता है। फिर हमने देखा कि बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी के साथ में हमारे देश में रैपिडली चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमने देखा कि जो फाइनेंशियल प्रोसीजर हैं जिस तरीके से हम पहले करते थे अब उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आ गया है। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑपरेट करने का तरीका भी बदला से नज़र आ रहा है ना। व्हाट्सएप बैंकिंग की तरफ भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ समय में ऐसा हो जाएगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे और आपके खाते से पैसे इधर उधर होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कहने का बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन का असर ये हुआ कि बैंकिंग ऑपरेशन के जितने भी एस्पेक्ट हैं सभी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ चुके हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक डिसरप्टिव इन्वेंशन है, एक ऐसा इन्वेंशन जिसकी वजह से चीज़ें, इस प्रोडक्ट या सर्विस सस्ते में, आसानी से, है ना, और ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाती हैं। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक ऐसा ही इन्वेंशन है जिसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे, जिसका जो असर होगा बहुत दूर तक दिखाई देगा। बैंकों की वर्किंग हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वर्किंग हो, उनके इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक हमें नज़र आने वाला है। डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये भविष्य का है रास्ता। मतलब कहने का ट्रांजेक्शन का डिजिटलाइजेशन वे फॉरवर्ड है, भविष्य में यही सब चलेगा। इसकी अब क्या हुआ कि इस पैराडाइम शिफ्ट का असर ये हुआ कि जो रेगुलेटर्स हैं और जो बैंक हैं उनको कई सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? पैराडाइम शिफ्ट की वजह से, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं बैंकिंग में। अब इसकी वजह से जैसे हैकिंग, है ना, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज कंप्लायंस का चैलेंज भी हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। क्योंकि कंप्लायंस को अडॉप्ट करके रखना जरूरी इसलिए है ताकि जो हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है वो सस्टेनेबल ग्रोथ पा सके। ओके, इस वजह से कंप्लायंस करना जरूरी हो जाता है। कंप्लायंस का मतलब होता है जो भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, उनको ऑब्जर्व करना। वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं उनको भी फॉलो करना ही कंप्लायंस कहलाता है। कंप्लायंस रिस्क, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शन देखते हैं। तो कंप्लायंस रिस्क इन अ बैंक अराइजेज ड्यू टू नॉन एडहेरेंस टू अ सेट ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट, ETC। ठीक है, तो कंप्लायंस रिस्क बैंक में कब अराइज होता है? जब हम फॉलो नहीं करते हैं। क्या? नॉन एडहेरेंस करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। जो भी लॉ है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्रैक्टिस है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड का मतलब वही होता है फ्रेंड, BCSBI, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है कि ये लोग स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, मतलब खुद रेगुलेट होते हैं, इनके लिए कोई रेगुलेशंस अलग से नहीं आता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड या कोड ऑफ कंडक्ट सेट किए जाते हैं उनको भी हमें फॉलो करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो कंप्लायंस रिस्क अराइज होता है। ओके, तो कंप्लायंस रिस्क के बहुत सारे कारण हैं। आपने लॉ को तोड़ा, आपने रूल को फॉलो नहीं किया, आपने रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, आपने प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस चल रही थी उसको फॉलो नहीं किया। जैसे 50,000 से ऊपर हम पैसा नहीं ले सकते हैं नगद में, तो हमने उस प्रैक्टिस को नहीं किया, तो वो भी हमारे लिए कंप्लायंस रिस्क होता है। इस कंप्लायंस रिस्क को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक होता है इंटरनल कंप्लायंस और दूसरा होता है रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस। इंटरनल कंप्लायंस मतलब होता है बैंक के अंदर में कंप्लायंस, ये सभी एम्प्लॉय पर अप्लीकेबल होगा। और रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस आता है आपका पूरे बैंक पर लागू होता है। ओके, तो जो कंप्लायंस रिस्क है वो कई कारणों से होता है। बेसिकली अगर हम रूल्स और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते हैं तो कंप्लायंस रिस्क अराइज हो जाता है। दूसरा, हम इनको देख रहे हैं कि जो कंप्लायंस रिस्क है उसको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला इंटरनल कंप्लायंस में और दूसरा रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस में। इंटरनल कंप्लायंस
सभी एम्प्लॉय पर लागू होता है, बैंक का इंटरनल है, अपना इंटरनल मैटर है, और रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस पूरे बैंक पर लागू होता है। कंप्लायंस फंक्शन के सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या महत्व है कंप्लायंस फंक्शन का, तो कंप्लायंस फंक्शन प्रमोट्स ऑर्डरली बिहेवियर एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंडक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स स्पेशली द एम्प्लॉय। आप में एक ऑर्डर प्रॉपर बिहेवियर को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ में आपके जो काम करने का तरीका है, कंडक्ट है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाता है, खास करके एम्प्लॉयज़ में। ओके, तो अगर कंप्लायंस फंक्शन रहेगा तो उससे क्या है कि एक अच्छा व्यवहार आप करोगे, ऑर्डरली बिहेवियर करोगे। जैसे देखिए, घर में हो सकता है कभी कभार चिल्लम चिल्ली मच जाती है ना, चिल्लम चिल्ली मतलब मार पिटैया हो गई, या फिर जो है बर्तन जो है इधर उधर पटके गए। बट क्या कभी आपने ऑफिस में कभी ऐसा किया है कि बर्तन पटक दिया हो? हाँ, थोड़ा बहुत वर्बल आर्गूमेंट हुए होंगे, हीटेड आर्गूमेंट हुए होंगे, बट कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि बैट उठाया और पीट दिया, है ना, धुन दिया किसी को, ऐसा नहीं करते हैं। तो वही है कि ऑर्डरली बिहेवियर और यूनिफॉर्मिटी इन कंडक्ट, आपके व्यवहार में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, खास करके एम्प्लॉयज़ की। तो अगर कंप्लायंस रहेगा तो उससे आप एक प्रॉपर बिहेवियर फॉलो करते हैं। उसके बाद में सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करता है, जो क्योस वगैरह से, क्योस मतलब भगदड़ वगैरह, है ना, भगदड़ वगैरह ना बचने पाए, रिजल्टेंट क्योस वगैरह, इन सबको भी कंप्लायंस की वजह से बचाया जा सकता है। सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जो हमारी कमजोरी है, सिस्टम की जो कमजोरी है उसको रिड्यूस करता है। जैसे अगर आपको नीरव मोदी केस याद हो, पीएनबी का नीरव मोदी केस, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का ही फ़ायदा उठा रहा था, है ना, सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया था नीरव मोदी ने, और कंप्लायंस हमने नहीं किया था। ऑडिट, इवन जिस ब्रांच में ये केस हुआ था वहाँ पर स्केल 4 के ऑडिटर थे, ब्रांच में ही ऑडिटर बैठते थे, उसके बावजूद भी जो है इस चीज़ को नहीं देखा गया। होता क्या था कि जब भी जैसे 100 करोड़ रुपए की अगर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ करता था, तो उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ बंधक नहीं रखवाई जाती थी, बस इतनी सी बात थी यहाँ पर, ठीक है, बंधक कुछ रखा ही नहीं जाता था। जो कुछ भी 100 करोड़ की एलसी चाहिए ले जाओ, कोई बात नहीं, 200 करोड़ की चाहिए ले जाओ, कोई बात नहीं, 300 करोड़ की चाहिए ले जाओ, कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में कुछ ना कुछ गिरवी या बंधक रखना चाहिए था, बस यही इतनी गलती हुई थी। तो सिस्टम में जो कमियां थी उसी का फ़ायदा उठाया गया, और इसका असर ये हुआ कि भगदड़ मची, ऑब्वियसली भगदड़ मची, है ना। मिनिमाइज डेविएशन एंड एवरेशंस, जो भी मतलब डेविएशंस हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है वैसी चीज़ें अगर होने लगी तो उनको कम करना भी कंप्लायंस फंक्शन का सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायोलेशन फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन थ्रू सिस्टमिक प्रोसेस, जो भी वायोलेशंस किए जाते हैं बैंकों के द्वारा उनको पहचाना जाता है, किसके द्वारा, कंप्लायंस फंक्शन के द्वारा, ताकि कोई भी अगर करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है तुरंत ही, प्रॉम्प्ट तुरंत ही करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है तो उसको भी इनिशिएट किया जा सके। इम्प्रूव्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंक, बैंकों में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देता है क्या, कंप्लायंस फंक्शन। ओके, द विसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, VCBS पेपर आया था, मतलब VCBS का एक पेपर था, अप्रैल 2005 में आया था। VCBS का जो पेपर था, कंप्लायंस एंड कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स, ठीक है, तो वेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का एक पेपर था, रिसर्च पेपर वगैरह होते फ्रेंड, किस पर, कंप्लायंस एंड कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक पर। उसने डिफाइन किया कंप्लायंस रिस्क को। कंप्लायंस रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया, द रिस्क ऑफ लीगल, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, द रिस्क ऑफ लीगल एंड आर रेगुलेटरी सैंक्शन, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ रेपुटेशन। देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बताई थी। तो कंप्लायंस रिस्क का मतलब होता है आपको लीगल रिस्क फेस करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रिस्क फेस करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपकी रेपुटेशन का लॉस हो सकता है। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उससे आपकी रेपुटेशन घटेगी। जब आपकी रेपुटेशन घटती है फ्रेंड, तो उससे क्या होगा कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्योस मच जाएगा। समझिए इस बात को, अगर एक बार जो है कस्टमर को ये डाउट हो जाए कि जैसे यस बैंक का केस था, जब उस पर ये लगाया गया कि 25,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकता है, RBI ने रूल ला दिया कि 25,000 से ज़्यादा एक बार में आप यस बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकते। तो उससे क्या हुआ कि रेपुटेशन यस बैंक की दांव पर लग गई। एक बार रेपुटेशन दांव पर लगी तो यस बैंक के जितने भी कस्टमर थे वो सब के सब डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि पता नहीं मेरा पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, भाई मेरे 50 लाख रुपए जमा है, निकलेगा, इस हिसाब से कब निकलेगा। तो सभी के सभी भागते हैं यस बैंक के पास। और अगर ऐसा होता है तो किसी भी बैंक में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने सभी के सभी डिपॉजिटर के पैसे लौटा दे। क्यों? क्योंकि भाई अगर
कस्टमर 10 करोड़ डिपॉजिट करता है तो उसी 10 करोड़ को ही तो हम लोन में बांट करके प्रॉफिट कमाते हैं। बैंकिंग चलती ही ऐसे ही है ना। तो हम जो लोन दिए हैं वो तो 5 साल और 10 साल और 15 साल के लिए दिए हैं, और पैसा आपको डिपॉजिट वाला जो आपने सेविंग अकाउंट में रखा वो तुरंत चाहिए। तो ऐसे में मतलब कहने का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री फेल हो सकती है। तो लॉस ऑफ रेपुटेशन का ये इफेक्ट होता है कंप्लायंस ना करने की वजह से। अब जब आप जो है ये सारी चीज़ें करते हैं, इसकी वजह से कंप्लायंस रिस्क में लॉस ऑफ रेपुटेशन वगैरह हुआ, तो इसकी वजह से अ बैंक में सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ इस फेलियर टू कंप्लाई विद द लॉ। तो बैंक क्या होगा, सफ़र करेगा किसकी वजह से, क्योंकि वो फेल कर गया है जो भी लॉ हैं उसको कंप्लाई करने में, जो भी लॉ रेगुलेशंस रूल्स है ना, ये सारी चीज़ें थी या कोड ऑफ कंडक्ट थे बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, उसको जो है कंप्लाई करने में फेल कर गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बैंक को सफ़र करना पड़ता है। तो कंप्लायंस रिस्क जो है बैंक में कब होता है, जब हम जो भी लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, प्रैक्टिस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, इनको नहीं फॉलो करते, इनको एडहर नहीं करते हैं, तभी कंप्लायंस रिस्क अराइज होता है। कंप्लायंस रिस्क को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। रिस्क को नहीं, कंप्लायंस को हम बांट रहे हैं, इंटरनल कंप्लायंस और दूसरा रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस। जो इंटरनल कंप्लायंस है वो सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू होता है, और रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस जो है पूरे बैंक के ऊपर लागू होता है। कंप्लायंस फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, तो इससे क्या होता है, ऑर्डरली बिहेवियर, आप एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करते हैं, जो भी आपका काम करने का तरीका उसमें आप यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, ये एम्प्लॉय पर लागू होता है। एक को लोन दिया दूसरे को नहीं दिया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लायंस का ही पार्ट होता है। सिस्टम में जो भी कमियां हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी को घटाया जाता है कंप्लायंस फंक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से क्यास को भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। डिविएशन, जो भी पाथ से भटकाव है उसको रोका जाता है। अगर कोई वायोलेशन आइडेंटिफाई किया जाता है कंप्लायंस की वजह से, हम कोई वायलेशन फाइंड आउट करते हैं तो तुरंत ही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो भी लिया जाना चाहिए उसको हम अडॉप्ट करते हैं, और साथ ही साथ में कंप्लायंस फंक्शन की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है हमारे बैंकों में इम्प्रूव होती है। वेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन VCBS का एक रिसर्च पेपर है अप्रैल 2005 का, कंप्लायंस एंड द कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक में, उसने कंप्लायंस रिस्क को डिफाइन किया हुआ है। कंप्लायंस रिस्क का मतलब होता है द रिस्क ऑफ लीगल आर रेगुलेटरी सैंक्शन, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ रेपुटेशन, इसे ही कंप्लायंस रिस्क कहते हैं। यानी आपको लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी रेपुटेशन घट सकती है, जिसकी वजह से बैंक को सफ़र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है कुछ सर्टेन लॉ रूल्स रेगुलेशन थे जिसको कंप्लाई नहीं कर पाया, उसको कंप्लाई करने में फेल कर गया, तो उसे ही हम कंप्लायंस रिस्क कहते हैं। कंप्लायंस रिस्क अराइजेज ड्यू टू लीगल आर रेगुलेटरी सैंक्शन, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस ऑफ रेपुटेशन एज ए रिजल्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस रिस्क अराइज होता है। इसके 3 कारण हैं, लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन, जो भी लीगल कानूनी प्रक्रिया थी या जो भी RBI की गाइडलाइंस थी उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, मटेरियल फाइनेंशियल एक्चुअल होना है ना, उसका अंदर आपकी रेपुटेशन में लॉस होता है, तो इन सभी की वजह से कंप्लायंस रिस्क अराइज होता है। बैंक्स टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड एड्रेस लीगल एंड रेपुटेशनल रिस्क एंड इनहेंस कंट्रोल प्रोसेस। बैंकों का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करें, पहचानें, इवेल्युएट करें और एड्रेस करें किसको, लीगल और रेपुटेशनल रिस्क को, ठीक है, और कंट्रोल प्रोसेस को इनहेंस करें। पेनाल्टीज इम्पोज्ड बाय रेगुलेटर्स सुपरवाइजर्स फॉर नॉन कंप्लायंस एंड द नेम एंड सेम दीज पेनाल्टीज ब्रिंग। मतलब कहने का कि रेगुलेटर्स या सुपरवाइजर के द्वारा अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं, कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है। तो पेनाल्टी तो लगाई जाएगी, उसमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ आपका नाम भी खराब होता है उन पेनाल्टी की वजह से। नेम एंड सेम, आपका नेम और सेम शर्म आपको होनी चाहिए। ओके, तो पेनाल्टी इंपोज करने वजह से रेगुलेटर के द्वारा RBI पेनाल्टी लगा दी। जैसे RBI ने किसी फलाने बैंक के ऊपर 15 करोड़ की पेनाल्टी लगाई क्योंकि उसने नॉन KYC कंप्लायंस किया होता, KYC का नॉन कंप्लायंस किया हुआ था। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर का विश्वास आपसे उठता है। द रिस्क ऑफ RBI पेनाल्टीज अराइजेज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ। अब RBI पेनाल्टी कब लगाएगा? जब आप प्रूडेंशियल या रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं करते हैं, इंटीग्रिटी और मार्केट कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं या इसका कंप्लायंस नहीं करते हैं, लीगल कंप्लायंस नहीं करते हैं या इंटरनल कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो RBI आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देता है। और RBI जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46 और सेक्शन 51
के तहत आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता है अगर उसे रेगुलेटरी कंप्लायंस में कोई भी डिफिशियंसी दिखती है। तो जो भी आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस करना था उसमें आपने अगर कमजोरी छोड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से यानी आपने कंप्लायंस नहीं किया है, कंप्लायंस में कमी है, तो उसमें जो पेनल्टी इम्पोज की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो किस एक्ट के तहत की जाती है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46 के पार्ट 4 और सेक्शन 51 के पार्ट 1 के तहत की जाती है। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी बातें। तो ये बातें हमने कर ली थी फ्रेंड्स। इसमें देखिए कंप्लायंस रिस्क कब अराइज होता है, ये बात मेरे ख्याल से कम से कम मैं 3 से 4 बार आपको बता चुका हूँ, ये तीसरी बार होगा इसी लेक्चर में ना। कंप्लायंस रिस्क अराइज होता है लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन की वजह से, यानी लीगल या रेगुलेटरी बातों को फॉलो ना करने की वजह से, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस की वजह से, लॉस ऑफ रेपुटेशन की वजह से। और ये सभी किसकी वजह से होते हैं? जब आप किसी रूल्स रेगुलेशन को फेल कर जाते हैं कंप्लाई करने के लिए। बैंकों का काम होता है कि वो पहचानें, आइडेंटिफाई करें, उसका असेसमेंट करें, इवेल्युएट करें और एड्रेस करें जो भी लीगल रिस्क या रेपुटेशनल रिस्क उसे फेस होना है। ओके, लीगल रिस्क जो फेस करना है, रेपुटेशन से रिलेटेड जो रिस्क करना फेस होना है, उसको उसे आइडेंटिफाई करना होता है, उसको मापना होता है, उसे एड्रेस करना होता है, उसे रिजॉल्व करना होता है। ओके, एंड इन्हेंस कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस को मतलब कहने का चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए। उसके बाद में पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो रेगुलेटर सुपरवाइजर है वो पेनल्टी लगा देगा, तो उसकी वजह से नॉन कंप्लायंस की वजह से आपके ऊपर पेनल्टी तो लग जाएगी, लेकिन पेनल्टी की वजह से वो पेनल्टी आपके ऊपर नेम एंड सेम भी जो है लाती है, आपको प्रॉब्लम में लेकर के आपका रेपुटेशन डाउन करती है। आरबीआई पेनल्टी किस किस केस में लगाती है? अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं, किसका? प्रूडेंशियल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का। अब ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ओके, सीधे 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हटाएगा और सीधे पूछ देगा कि रिस्क ऑफ आरबीआई पेनल्टी अराइजेज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ, पहला प्रूडेंशियल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, दूसरा इंटीग्रिटी एंड मार्केट कंडक्ट, तीसरा लीगल कंप्लायंस, चौथा एक्सटर्नल कंप्लायंस। यहाँ इंटरनल की जगह पर एक्सटर्नल कंप्लायंस लिख दिया, तो आप याद रखिएगा। ओके, इंटरनल कंप्लायंस नहीं करेंगे, लीगल कंप्लायंस नहीं करेंगे, प्रूडेंशियल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं करेंगे या इंटीग्रिटी नहीं रखेंगे, मार्केट का जो कंडक्ट है, जो रूल्स हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है अगर आप जो है कंप्लायंस फंक्शन को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, कंप्लायंस में अगर डिफिशियंसी पाई जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। तो किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट के तहत नहीं लगाता है, बल्कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4) और सेक्शन 51(1) के तहत आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में ये लेक्चर खत्म होता है। आगे फिर कंप्लायंस पढ़ेंगे और 6-7 चैप्टर हैं, बस यही कंप्लायंस, फिर थोड़ी देर बाद फिर कंप्लायंस। ओके, यही करेंगे, नॉट टू वरी, चिंता ना करें, कंप्लीट पूरा होगा। थैंक यू।